नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है अक्षांश रेखाएं या फिर लैटिट्यूड्स लाइन। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा अक्षांश रेखाओं के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में। जब आप भारत का सामान्य परिचय पढ़ते हैं तो भारत की स्थिति बताने के लिए भी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का यूज करते हैं। ठीक है, अक्सर आप कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सभी अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो आज हम अक्षांश रेखाओं के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। अक्षांश रेखाओं के साथ साथ अक्षांश रेखाओं से ही जो हमारे पृथ्वी पर कटिबंध डिसाइड किए गए हैं, जोन डिसाइड किए गए हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे कि उष्ण कटिबंधीय जोन क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय जोन क्या होता है, फिर ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, टेम्परेट रीजन क्या होता है, फ्रिजिड रीजन क्या होता है। तो बहुत ही डिटेल में इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, किसी स्टेट पीसीएस की, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। ठीक है, अगला लेक्चर जो होगा वो देशांतर रेखाओं से संबंधित होगा। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम अक्षांश रेखाओं को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप मुझसे डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, ठीक है, तो आपको मेरे कोर्सेज हमारी रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। ठीक है, आप लाइव मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो लाइव कोर्सेज भी हैं और रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप विजिट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर, डिफरेंट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ मेरे ज्योग्राफी के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी, तो सिविल सर्विसेज के लिए हमारा एक बहुत ही अच्छा जीएस का फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें जीएस के जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं बहुत ही डिटेल में हमारी अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा। तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और अक्षांश रेखाओं को थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं या फिर बोल सकते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड। ठीक है, यहां पर आपको एक डायग्राम भी मैंने यहां पर रखा है, अभी सारा डायग्राम मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर जो ये अक्षांश रेखाएं हैं या फिर जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती हैं, तो क्या वाकई में ये हमारी पृथ्वी पर खींची गई हैं? कुछ इस प्रकार से आपको हमारे ग्लोब पर ये रेखाएं देखने को मिलती है ना, इस प्रकार से आपको अक्षांश रेखाएं देखने को मिलती हैं, ये है ना। तो सबसे पहला आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, तो क्या वाकई में ये रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मतलब वास्तविक में, है ना, वास्तविक में यदि आप देखा जाए, वास्तविकता में यदि आप देखें, तो ये वाकई में हमारी पृथ्वी पर नहीं खींची गई। ये पूर्णतः कैसी लाइन है? ये पूर्णतः काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं या फिर इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइन है, आपको याद रखना, मतलब वाकई में इनको नहीं खींचा गया है। ऐसा मान लिया गया है कि ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, या फिर जो भी रेखा है वो इस प्रकार से है। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखना कि ये पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, इमेजिनरी लाइन होती हैं, वास्तव में इनको नहीं खींचा गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आखिर अक्षांश रेखाएं हैं क्या और इनको आखिर खींचा क्यों गया है। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमारी पृथ्वी पर हमें अक्षांश रेखाओं को और देशांतर रेखाओं को खींचा गया। ठीक है, तो आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ी, ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज हमने देख ली कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। अब आखिर इनको खींचा क्यों गया है, तो ये आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों। ठीक है, तो जब आप जैसे इंडियन ज्योग्राफी का हम एग्जांपल लें, तो जब आप इंडियन ज्योग्राफी का सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं, भारत का सामान्य परिचय, तो भारत की आप स्थिति को बताते हैं कि हमारा जो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है या फिर नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थित है ना। इसके अलावा एशिया कॉन्टिनेंट में है, साउथ एशिया का पार्ट है। इस प्रकार से आप भारत का जो इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो भारत की लोकेशन को आप बताते हैं। ठीक है, इसमें ही आप एक चीज और ऐड करते हैं, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, है ना, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। अब इसको मैं आपको थोड़ा ऐसे समझाऊं कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका घर कहां पर है या फिर आप कहां से हैं, है ना, तो मैं चूंकि इंडिया का ही हूं तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले आप अपना स्टेट बताएंगे, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश राज्य से हूं, फिर आप अपना जिला बताएंगे कि मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से हूं। ठीक है, या फिर इंदौर से हूं या फिर भोपाल से हूं, जहां पर भी आप रहते हैं। ठीक है, जिले के बाद आप बताएं, फिर मैंने कहा अच्छा आप भोपाल से हैं, तो उसके बाद आप क्या बोलेंगे कि फलाना फलाना मोहल्ला या फिर न्यू मार्केट से हूं, भोपाल में न्यू मार्केट में रहता हूं, है ना। तो ऐसे करके आप अपना एड्रेस बताना स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आप कहां तक पहुंचेंगे, यदि कोई आपसे
पूछे कि चलिए अरे मैं भी उस मोहल्ले में रहता था कभी, तो आप अपना हाउस एड्रेस बताएंगे, है ना। तो उस हाउस एड्रेस की तरह, जैसे कि एक हाउस एड्रेस होता है ना, जिससे आपके घर तक, यदि मान लीजिए आपने कोई चीज ऑर्डर की है तो आपको एक हाउस एड्रेस डालना पड़ता है या फिर फ्लैट का नंबर डालना पड़ता है, उससे आपका सामान आपके घर तक सही सलामत पहुंच जाता है। तो आप ऐसे ही समझिए, जो हमारा हाउस एड्रेस होता है उसी प्रकार से उसी प्रकार से अक्षांशीय देशांतीय रेखाएं होती हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर राज्य का या पर्टिकुलर देश का, महादेश का, महाद्वीप का यदि आपको अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पता है तो आप हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी पर उस जगह तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम पढ़ते हैं, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये अक्षांशीय विस्तार है भारत का। तो हमें पता है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में हमारा भारत स्थित है। तो इससे एक चीज हमें समझ में आ रही है कि सबसे पहला जो अक्षांश रेखाओं का काम है ये क्या है, किसी भी जगह की स्थिति को बताना। ठीक है, सबसे पहला इसका काम क्या है, किसी भी जगह की स्थिति को, लोकेशन को बताना। ठीक है, देशांतर रेखाओं का काम भी ये है, लेकिन अक्षांश रेखाओं का काम भी यही है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम याद रखना कि किसी भी राज्य की, देश की स्थिति को बताना इसका काम होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला काम इसका क्या होता है, तो ये भी हम डिस्कस करते हैं, जो सबसे मेन काम है। ठीक है, दूसरा काम इसका होता है, पहली चीज हमने डिस्कस कर ली कि स्थिति। ठीक है, स्थिति या फिर लोकेशन। ठीक है, मतलब किसी भी देश की यदि आपको अक्षांशीय विस्तार पता है तो उस देश तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि किसी भी क्षेत्र के जलवायु प्रदेश का निर्धारण करना। ठीक है, किसी भी क्षेत्र के जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करना इसका काम हो सकता है। इसका मतलब क्या है, अब इसको सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूं। जलवायु प्रदेश मतलब हमारी पृथ्वी है। ठीक है, यहां पर चलते हैं हम, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है। ठीक है, अब यदि मैं आपको बताऊं यहां पर कोई एक देश है, ठीक है, कोई देश यहां पर है, कोई देश यहां पर है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कि जो देश यहां पर है यहां की जलवायु कैसी होगी, या फिर इस देश की जलवायु कैसी होगी। यदि मैं ग्लोब पर आपसे पूछूं कि कोई देश यहां पर है तो उसकी जलवायु कैसी होगी, यहां पर है तो उसकी जलवायु कैसी होगी, यहां पर है उसकी जलवायु कैसी होगी, तो क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। लेकिन यदि आपको अक्षांश रेखाओं का ज्ञान है तो आप बता पाओगे। कोई भी एक देश का पूछ लूं कि भैया यहां पर ये भूमध्य रेखा है तो यहां पर कोई देश है तो उसकी गर्म जलवायु होगी। ठीक है, यहां पर मान लीजिए कर्क रेखा है और यहां पर कोई देश है तो उसकी जलवायु भी गर्म होगी। कोई देश यहां पर है फ्रिजिड जोन के आसपास है तो बहुत ज्यादा ठंडी जलवायु उसकी होगी। कोई देश यहां पर है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में तो यहां की जलवायु भी ठंडी होगी। ठीक है, तो इससे आपको एक बात समझ में आ रहा है कि एक तो स्थिति बताने के काम आती हैं अक्षांश रेखाएं, और दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी भी क्षेत्र के जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करने का कार्य भी अक्षांश रेखाएं ही करती हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो किस रीजन का टेम्परेचर कितना होगा, वहां की जलवायु कैसे होगी, मोटा मोटा आप अक्षांश रेखाओं से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि एक तो स्थिति बताने के काम ये आती हैं और दूसरा पॉइंट जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करने के काम आती हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर? चलिए अब हम देख लेते हैं अक्षांश रेखाएं आखिर होती क्या हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं आखिर होती क्या हैं। तो सबसे पहले हम हमारी पृथ्वी को ड्रॉ करते हैं। यहां पर ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, अब ये हमारी पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पृथ्वी के केंद्र से, है ना, पृथ्वी, ध्यान से सुनना, पृथ्वी के केंद्र से हमारी पृथ्वी के किसी भी पॉइंट की जो कोणीय दूरी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी पृथ्वी है ना, आपने बोला कि सर ये यहां पर इस पॉइंट का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी के केंद्र से इस बिंदु की कोणीय दूरी, है ना, या फिर पृथ्वी के केंद्र से, एक मिनट, पृथ्वी के केंद्र से इस बिंदु की कोणीय दूरी, है ना, ये वाला जो बिंदु है इसकी कोणीय दूरी, है ना। अब ये पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र से इस बिंदु की कोणीय दूरी को क्या बोलेंगे हम, अक्षांश रेखा बोलेंगे। मतलब यहां से एक अक्षांश रेखा इस प्रकार से गुजर रही होगी। ठीक है, तो याद रखना है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी गोलार्ध या फिर दक्षिणी गोलार्ध में जो कोणीय दूरी होती है इसको ही हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं या फिर अक्षांश बोलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। ये एक 3D मैप है, यहां पर देखते हैं, ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। ठीक है, यहां पर मैंने 1 डिग्री का ये इक्वेटर हो गई, ये एक कोण बनाया मैंने, कोई भी डिग्री का, मान लो 15 डिग्री का कोण बनाया, है ना, इस प्रकार से एक कोण बनाया, फिर एक कोण बनाया, यहां पर 90 डिग्री का कोण आ जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से लगातार 1-1 डिग्री पर यदि मैं खींचूं
खींचूं यहां पर तो लगभग 90 कोण आप बना सकते हैं ना। ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 90 कोण यहां पर बन जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से है ना। अब देखिए जो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं ये पूरा सर्कल कवर करेंगी, मतलब यहां से जो रेखा आएगी वो पूरा सर्कल कवर करके पीछे से आकर के इसमें मिल जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से देखिए जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये पृथ्वी का पूरा सर्कल कवर करती हैं, मतलब ये एक अक्षांश रेखा है तो कुछ इस प्रकार से ये पूरा सर्कल कवर करेगी, ठीक है। आप ऐसा समझिए कि ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है ना। अक्षांश रेखा यदि यहां से स्टार्ट होती है तो यहां से चलना स्टार्ट होगी और पीछे से घूमकर आकर के यहां पर ही मिल जाएगी, उसको हम एक अक्षांश रेखा बोलेंगे। जैसे कि हमने यहां से एक अक्षांश रेखा खींचना स्टार्ट की, ये यहां से चलेगी और फिर पृथ्वी के पीछे से आते हुए फिर यहां पर ही आकर के मिल जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे एक अक्षांश रेखा, है ना। इसी प्रकार से ये सेकंड कोण से 2 3 4 5 6 है ना, ऐसे करके ये 90 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 90 क्या हो गई, 90 विषुवत रेखा के ऊपर हो जाएंगी और इसी प्रकार से 90 विषुवत रेखा के नीचे हो जाएंगी, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं क्या हो गई, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से पृथ्वी के किसी भी स्थान की जो कोणीय दूरी होती है उसको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। और यदि आप 1-1 डिग्री में खींचेंगे तो 90 अक्षांश ऊपर हो जाएंगे, 90 अक्षांश नीचे हो जाएंगे और बीच में एक इक्वेटर। तो इस प्रकार से कुल आपको हमारी पृथ्वी पर कितने अक्षांश देखने को मिलेंगे, टोटल आपको हमारी पृथ्वी पर 181 अक्षांश देखने को मिलते हैं। कैसे, एक बार फिर से हम समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारी 0 डिग्री रेखा है ना, 0 डिग्री, इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं ना। ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, 1 डिग्री का आपने कोण बनाया, ठीक है, 2 डिग्री का कोण बनाया और इसको आपने मिला दिया यहां से, है ना। ये पूरा सर्कल कवर करके वापस से इधर आ जाएगा तो एक अक्षांश रेखा हो गई, ठीक है। मान लीजिए 1 डिग्री पर था, ऐसे ही आपने यहां पर टोटल 90 अक्षांश बन जाएंगे। यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री होता है, इतना तो आपको पता होगा, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहां पर कितने अक्षांश आ जाएंगे, 90। इसी प्रकार से यहां पर भी 90 बन जाएंगे, ठीक है। यहां पर भी 90 बन जाएंगे, तो 90 ये हो जाएंगे, प्लस ये 0 डिग्री +1 आप इसको कर सकते हैं। तो टोटल अक्षांश कितने हो गए, टोटल जो अक्षांश हैं, ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो गई बताइए। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 181 हो जाएगी। मतलब 90 नदर्न हेमिस्फीयर में, 90 सदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में और एक इक्वेटर। तो इनको हम बोलेंगे हमारी पृथ्वी पर टोटल 181 अक्षांश होते हैं। कितने होते हैं, 181 अक्षांश होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अब चूंकि मैंने बताया कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं पूरा सर्कल कवर करती हैं पृथ्वी का, है ना। तो ये पूरा सर्कल कवर करेंगी तो उसको हम एक ही मानेंगे, ऐसा नहीं कि इस साइड वाली एक और उस साइड वाली दो, तो पूरा एक ही सर्कल कवर करती हैं, ठीक है। अगला जो एग्जाम में पॉइंट आता है वो ये आता है, हमने एक चीज समझ ली कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, अक्षांश कितने हैं। तो अक्षांश है टोटल 181, ठीक है, ठीक है, इतना याद रखें। अब अगला क्वेश्चन आता है अक्षांशीय वृत्त, अक्षांशीय वृत्त या ऑब्लिक करके लिख रहा हूं अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो मैं बोलूंगा 179 होती है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, अक्षांश 181 और अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांशीय वृत्त 179 कैसे हुए। तो देखो मैंने अभी आपको समझाया था, 90 ऊपर 90 नीचे और एक इक्वेटर रेखा, है ना, ऐसा 90 + 90 और +1, इस प्रकार से हमने देखा कि 181 अक्षांश है। लेकिन हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, सॉरी उत्तरी गोलार्ध बोल रहा हूं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में सिर्फ एक कोई रेखा नहीं खींचेगी, सिर्फ एक पॉइंट रखेगा, है ना। मतलब यहां पर, है ना, यहां पर यदि मैं पेन का कलर चेंज कर दूं, ठीक है, तो यहां पर और यहां पर कोई रेखा, कोई वृत्त नहीं बनेगा, बल्कि सिर्फ एक पॉइंट रखेगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो इनको हम रेखा या फिर वृत्त नहीं बोलेंगे, सिर्फ अक्षांश का दर्जा देंगे। 90 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ वाला अक्षांश और 90 डिग्री साउथ वाला अक्षांश। तो ये कोई रेखा नहीं होंगी, ये कोई वृत्त नहीं होंगे। इस कारण से हमने यहां पर क्या किया, ये कैसे आया, यहां हमने 181 में से 2 माइनस करे हैं, तब जाकर 179 आया। अब ये 2 क्या हैं, तो ये क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, इसको हमने माइनस किया है, तो 179 अक्षांशीय वृत्त और रेखाएं हो जाएंगे। और अक्षांशों की बात करें तो 181 हो जाएंगे।
घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं फिर से पूरा रिवीजन कराता हूं। हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा कि भैया अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं, तो भैया ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है, मतलब इनको वास्तव में नहीं खींचा गया है ना, इमेजिनरी लाइन होती हैं, ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजिनरी लाइन होती हैं, ठीक है, वास्तव में इनको नहीं कि कोई लाइन खींचा गया है या फिर चूना डाल के खींचा गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं, बस मान लिया गया है कि यहां से ये अक्षांश रेखा निकलती है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आखिर ये खींची क्यों गई है, पृथ्वी तो सही साथ चल रही है, पृथ्वी को कोई मतलब, पृथ्वी तो जहां पर घूम रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, उसको क्या मतलब है अक्षांश रेखा से देशांतर रेखा से। पर हम इंसानों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से, चूंकि इनका कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, इस कारण से हमने इनको माना है। तो पहला काम तो है स्थिति को बताना, ठीक है, आपके घर का भी कोई ना कोई अक्षांशी विस्तार होगा, आपके राज्य का भी कोई ना कोई अक्षांशी विस्तार होगा, आपके देश का, महाद्वीप का, हर एक जगह का कोई ना कोई अक्षांशी विस्तार होता है, ठीक है। गूगल मैप कभी आप यूज करना तो उसमें लिखा आता है एड्रेस के रूप में अक्षांशी विस्तार, ठीक है। जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करना दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। अब हम जब डिस्कस करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में, ठीक है, अभी तो हम अक्षांश रेखाएं पढ़ रहे हैं, जब हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का मैं सेम चीज तो क्या है, सेम चीज दोनों में कॉमन ये है कि दोनों का काम स्थिति बताना, किसी भी देश की, राज्य की स्थिति बताने के काम आती हैं ये रेखाएं, लेकिन अलग क्या बनाता है इनको, तो अक्षांश रेखाओं का काम है जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करना, और देशांतर रेखाओं का काम होता है किसी भी राज्य के, देश के, या राज्य बोलना सही नहीं रहेगा, किसी भी देश के समय को डिसाइड करना, ये देशांतर रेखाओं का काम होता है। मतलब हर देश का एक टाइम जोन होता है, आपको पता है, जैसे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारी मानक समय रेखा है, इसी प्रकार से हर एक देश की अपनी मानक समय रेखा होती है, तो वो समय कैसे डिसाइड होता है, वो देशांतर रेखाओं से होता है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस कारण से ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। आगे हमने डिस्कस किया कि अक्षांश रेखाओं की डेफिनेशन क्या होगी, कि पृथ्वी के तो क्या होगी, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से पृथ्वी के किसी भी स्थान में उत्तरी गोलार्ध या फिर दक्षिणी गोलार्ध में जो कोणीय दूरी होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में होंगे, 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में होंगे, और एक 0 डिग्री जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो इस प्रकार से 181 अक्षांश टोटल हमें देखने को मिलते हैं, और इसमें से नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप माइनस कर दोगे तो टोटल 179 अक्षांश हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, ठीक है, डेफिनेशन समझ गए कितनी अक्षांश होती हैं। अब अक्षांश रेखाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं बच्चों, है ना, ये पूरा सर्कल है, थोड़ा 3D में एज्यूम करेंगे तो कुछ इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब ये कैसी हैं, सबसे पहली बात तो ये क्षैतिज हैं, ठीक है। कैसी होती हैं ये, क्षैतिज रेखाएं होती है, मतलब ऐसी लेटी हुई है ना, तो इनको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखाएं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं इनको, हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसके अलावा ये कैसी हैं, क्षैतिज हैं और समानांतर हैं, है ना, समांतर हैं, समानांतर हैं, है ना, ये पैरेलल है ना, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो ये समांतर होती हैं और क्षैतिज होती हैं, ये आपको याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, ऊर्ध्वाधर होती हैं, क्षैतिज होती हैं, ठीक है। तो समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, है ना, कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं ये, ठीक है, याद रखना, पैरेलल होती हैं और हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है, ये उनका गुण है, आपको याद रखना है। दूसरी बात याद रखना कि चूंकि हमारी पृथ्वी गोल है, तो जैसे जैसे आप विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री है विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे या फिर विषुवत रेखा से नीचे की ओर जाओगे तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो कम होती जाती है ना। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं, ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से है ना, पूरा नहीं बना है सर्कल अच्छे से, लेकिन मैं फिर से बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है। अब देखिए, यहां पर सबसे बड़ी रेखा खींचेगी, जैसे जैसे आप नॉर्थ की ओर जाएंगे रेखाओं की लंबाई कम होगी, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप 0 डिग्री से नॉर्थ या साउथ की ओर जाओगे तो इनकी जो लंबाई है वो कम होती जाएगी। मतलब सबसे लंबी रेखा कौन सी होगी, तो सबसे लंबी जो रेखा होती है ना, सबसे ज्यादा लेंथ, है ना, सबसे ज्यादा लेंथ किस रेखा की होती है, तो 0 डिग्री की होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, है ना। सबसे ज्यादा लेंथ किसकी होगी, भूमध्य रेखा की होगी। और जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास जाओगे तो इनकी क्या होगी, लंबाई कम होगी। क्लियर है। तो ये बात आपको याद रखना कि ये क्षैतिज होती हैं, समांतर होती हैं, और भूमध्य रेखा से नॉर्थ और साउथ पोल में की ओर जाने पर इनकी जो दूरी है, या फिर सॉरी दूरी बोलूंगा, इनकी जो लंबाई है ये कम होती जाती है। अगला पॉइंट, इनको दर्शाते कैसे हैं, तो इनका
सिंबल क्या होता है, तो फाई के द्वारा इनको दर्शाया जाता है। ठीक है, ये चिन्ह होता है, इसके द्वारा इसको दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट आता है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो लगभग 111 किलोमीटर, है ना। कुछ पॉइंट में भी होती है लेकिन 111 याद कर लीजिए। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है ना। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। हर एक डिग्री पर अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये बात आपको याद रखना। ठीक है, तो ये सब इनकी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि इनका सिंबल फाई है, क्षैतिज रेखाएं होती हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। सबसे ज़्यादा लेंथ, सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी होगी, 0 डिग्री की होगी। 0 डिग्री से नॉर्थ या साउथ में जाएंगे तो इनकी जो लंबाई है वो कम होगी। ठीक है, इनके नंबर कितने होते हैं, ये सब महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इतना आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब पृथ्वी पर जो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं इनको भी हम जरा समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि यहाँ पर मैं इस प्रकार से सर्कल बनाऊं तो ये हो गया 0 डिग्री। इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसको ही हम बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, या फिर इक्वेटर इसको हम बोलते हैं, है ना। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर इसको हम बोलते हैं। अब ये क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। इसको हम बोलेंगे नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और इसको हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। ये वाला सर्कल आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला अर्धवृत्त, ठीक है, इसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, इसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। बात समझ में आ गई है ना। तो ये सबसे बड़ी रेखा होती है और पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब इसके केंद्र से आपने एक 23.5 डिग्री का उत्तर में कोण बनाया, ये 23.5 डिग्री बना दिया। यहां पर भी एक 23.5 डिग्री का बना दिया, है ना। पृथ्वी के केंद्र से एक यहां पर सर्कल बना दिया, कोण बनाया 23.5 का, इसको मिला दिया, फिर यहां पर 23.5 का कोण बनाया और इनको मिला दिया। ठीक है, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ और इसको हम बोलेंगे 23.5 डिग्री साउथ। इसी प्रकार से यहां पर आपने एक 66.5 का कोण बनाया और एक यहां पर 66.5 का कोण बनाया। ठीक है, ये 66.5 का कोण बनाया। ठीक है, 23.5 का बनाया, 23.5 का बनाया, इसी प्रकार से 66.5 का बनाया और यहां पर 66.5 का बनाया। ठीक है, ये सब कोणीय दूरी है और यहां पर ये 90 डिग्री, है ना। अब ये कुछ खास जो कोण मैंने बनाए हैं, ठीक है, इनका महत्व ज्यादा है ना, इनको ही हमें मेन याद रखना है। इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा। ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, है ना, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 23.5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर वाली जो रेखा है, सॉरी 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है साउथ वाली, इसको हम मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इसको हम बोलते हैं। 66.5 डिग्री वाली जो ऊपर वाली रेखा है इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, है ना, आर्कटिक वृत्त या फिर आर्कटिक सर्कल इसको हम बोलते हैं। और नीचे वाला जो 66.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल या फिर वृत्त इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, 90 डिग्री नॉर्थ वाला ये पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया। ठीक है, उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव हो गया। बात समझ में आ गई। ये इसको हम बोलते हैं पोल, 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब देखो इनका महत्व क्या है, इसको जरा हम समझते हैं। ठीक है, ये वाला जो जोन है बच्चों 23.5 से 23.5 वाला, मतलब ये वाला क्षेत्र। ठीक है, यहां पर जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, है ना। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जोन क्या होते हैं। ठीक है, जोन या फिर कटिबंध क्या होते हैं, है ना। मतलब ये जब हमें जोन का आइडिया होगा इससे ही हम बता पाएंगे कि पृथ्वी के किस हिस्से का टेम्परेचर कितना है, कहाँ की जलवायु कैसी होगी। हालांकि और भी फैक्टर होते हैं लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया हम लगा सकते हैं। यदि मैंने बोला कि कोई देश यहाँ पर है तो मैं बता सकता हूं कि यहाँ की जो जलवायु है वो शीतोष्ण कटिबंधीय टाइप की होगी। कोई देश यहाँ पर है तो मैं बता सकता हूं यहाँ की जलवायु शीत कटिबंध वाली होगी। कोई देश यहाँ पर है तो मैं बता सकता हूं चूंकि ये इक्वेटर के पास है तो बहुत गर्म जलवायु वाला क्षेत्र होगा। कोई देश यहाँ पर है
तो मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ का जलवायु गर्म भी होगी और थोड़ी बहुत ठंडी भी होगी, मतलब मिक्स टाइप की जलवायु होगी। ठीक है, तो ये मैं कैसे बता पा रहा हूं, क्योंकि मुझे इन जोन का कटिबंध का ज्ञान है। इसी प्रकार से आप भी बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। तो देखो, इसको समझने के लिए एक और डायग्राम हमें यहां पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इतना आई थिंक आप समझ गए होंगे ये सारी चीजें। ठीक है, देखो यहां पर है ना, यहां पर इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूं। ठीक है, अब देखो जो सूर्य होता है बच्चों, हमारा जो सूर्य होता है या सन होता है, इसको मैं लिखे रहने देता हूं। ये डायग्राम को फिर से मैं यहां पर एक बनाता हूं। ठीक है, इसको हम लिखे रहने देते हैं। हालांकि इसको पूरा ही हम मिटा देते हैं, मैं एक बार फिर से लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो अब हमें समझना है कि ये जो लाइन है ये क्यों आखिर महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो ये मैंने बनाया। ठीक है, ये 0 डिग्री था। ठीक है, ये 23.5 डिग्री था, है ना। अब जो सूर्य होता है बच्चों, है ना, सूर्य, या सूर्य बना दिया मैंने, हालांकि सूर्य बहुत छोटा बना दिया पृथ्वी के सामने, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूं। ठीक है, जो सूर्य की किरणें होती हैं बच्चों, है ना, इस सूर्य की किरणें जो होती हैं वो 23.5 से लेकर के, है ना, 23.5 से लेकर के 23.5 के बीच में ही वर्ष में कभी ना कभी सीधी चमकती हैं, है ना। मतलब ये वाला जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ वाला, मतलब कर्क और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य की किरणें वर्ष में कभी ना कभी लंबवत या फिर सीधी पड़ती हैं ना। तो चूंकि इस क्षेत्र में पृथ्वी की किरणें सीधी पड़ रही हैं वर्ष में कभी ना कभी एक बार, इस कारण से इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या फिर ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं ना, ट्रॉपिकल रीजन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्ष में कभी ना कभी सूर्य की किरणें यहां पर ही सीधी चमकती हैं। सूर्य का उत्तरायण होता है ना। मार्च में सूर्य कहां होता है? मार्च महीने में सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जून में ये 23.5 डिग्री नॉर्थ या फिर कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। जून के बाद जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर में ये इक्वेटर पर आ जाता है ना। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर में ये मकर रेखा पर आ जाता है। फिर दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और फिर से मार्च में ये यहां पर आ जाता है। मतलब कहने का ये है कि हमारा जो सूर्य है ये हमेशा कर्क और मकर रेखा के बीच में ही उत्तरायण और दक्षिणायन में घूमता रहता है और वर्ष में कभी ना कभी सीधा चमकता है। इस कारण से हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर, तापमान प्राप्त करने वाला क्षेत्र यही है। इस कारण से इसको हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या फिर ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है 66.5 वाला भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, है ना। यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, यहां पर सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं। मतलब सूर्य जब कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, ठीक है, तब भी यहां पर तिरछी चमकेंगी। जब सूर्य यहां पर 0 डिग्री अक्षांश पे आ जाएगा तो और ज्यादा तिरछी होंगी। जब सूर्य मकर रेखा पर होगा तो यहां पर और तिरछी हो जाएंगी। मतलब वर्ष में हमेशा यहां पर तिरछी रेखाएं ही पड़ती हैं सूर्य की। इस कारण से इस क्षेत्र को अपेक्षाकृत कम टेम्परेचर मिलता है। ठीक है, कम टेम्परेचर मिलता है। इस कारण से इसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, है ना। शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब यहां की जो जलवायु है यहां के कंपेरिजन में ठंडी होगी। मतलब ठंडी जलवायु एवरेज इसको हम बोलते हैं ना। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जो जलवायु होती है वो अपेक्षाकृत ठंडी होती है। जैसे कि यूरोप वगैरह जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही आते हैं। आपको याद रखना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेट, है ना, टेम्परेट जोन। ठीक है, इसके बाद जो और ऊपर वाला क्षेत्र है यहां पर तो सूर्य की किरणें और भी ज्यादा तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, तो इस जोन को हम बोलते हैं शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, या फिर इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन इसको हम बोलते हैं ना, जी आएगा यहां पर, फ्रिजिड जोन इसको हम बोलते हैं। मतलब और भी ज्यादा तिरछी सूर्य की किरणें चूंकि यहां पर पड़ रही हैं तो यहां के तो बहुत सारे क्षेत्र हमेशा बर्फ से ही जमे होते हैं। ठीक है, यदि आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल में देखेंगे तो यहां पर 3-3 महीने की रात, 3-3 महीने के दिन होते हैं। कभी सूरज ही नहीं डूब रहा है और बहुत बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है। तो बहुत ही ज्यादा ठंडी जलवायु यहाँ की होती है। इस कारण से इसको हम शीत कटिबंध बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत ही ज्यादा तिरछी यहां पर पड़ रही हैं। ठीक है, तो इससे हमने क्या समझा कि यदि कोई देश 23 से 23 के बीच में स्थित है, कोई देश यहां पर स्थित है ना, तो वहां की जलवायु गर्म होगी। ठीक है, इक्वेटर के यदि जितना ज्यादा पास है तो उतनी ही ज्यादा गर्म जलवायु होगी। इक्वेटर से जैसा दूर जाएगा कोई कंट्री तो अपेक्षाकृत जलवायु
कम गर्म होगी, ठीक है। और यहां पर आ गए तो ठंडी जलवायु होगी, और यहां पर आ गए तो फिर बहुत ही ज्यादा ठंडी जलवायु यहां की होगी, ठीक है। तो याद रखना है कि इस क्षेत्र को हम शीत कटिबंध बोलते हैं, गर्म जलवायु है। इसको हम शीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं, अपेक्षाकृत गर्म जलवायु है, सॉरी ठंडी जलवायु है, और यहाँ की तो बहुत ही ठंडी जलवायु है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको हम बोलते हैं कटिबंध या फिर जोन, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, कटिबंध या फिर जोन। और इनका निर्धारण हमने कैसे किया, अक्षांश रेखाओं की ही सहायता से किया, ठीक है। इस कारण से अक्षांश रेखाओं का काफी ज्यादा महत्व है। तो याद रखना है ये सारे कटिबंध के बारे में, ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अक्षांश रेखाओं के बारे में भी आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, हर एक चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कुछ हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, और फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा देशांतर रेखाओं का, तो हम कोशिश करेंगे उसमें ये डाउट क्लियर कर लें, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? उत्तरी ध्रुव से दूरी, दक्षिण ध्रुव से दूरी, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी पर कोणीय दूरी, ठीक है। तो ये याद रखना, कोणीय वर्ड याद रखना, ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के केंद्र से, है ना, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के किसी, आपने बोला इस स्थान के, तो यहां पर एक कोण बना दो और इसको मिला दो, तो ये एक अक्षांश रेखा बन गई। आपने बोला यहां पर, तो इसकी एक बना दो, ठीक है। तो ये कोणीय दूरी होती है पृथ्वी के किसी भी स्थान में, पृथ्वी के केंद्र से जो कोणीय दूरी होती है, ठीक है, क्षैतिज रूप से, उसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। अक्षांशों की संख्या कितनी है, ध्यान से पढ़ना, अक्षांश रेखाएं नहीं बोल रहा, अक्षांश बोल रहा है। तो 181 अक्षांश होते हैं, और रेखा पूछ ले या फिर वृत्त बोल दे तो बोलना 179, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम उसमें कवर नहीं करेंगे। शीतोष्ण कटिबंध से क्या आशय है? शीतोष्ण कटिबंधीय, याद करो, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं 23.5 से 66.5 उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। ये आंसर ही सही हो जाएगा। 23.5 से 66.5 के बीच का जो जोन होता है, इसको हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, है ना। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु यहाँ की होती है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? तो ट्रॉपिकल रीजन, मतलब 23.5 से 23.5 के बीच का जो क्षेत्र होता है, उसको हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और यहां पर सूर्य की किरणें वर्ष में कभी ना कभी सीधे जरूर चमकती हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा अक्षांश रेखाओं का गुण है? ठीक है, ये क्षैतिज और समांतर होती हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर होती हैं, बिल्कुल नहीं होती हैं, ठीक है। ये अर्धवृत्त होती हैं, नहीं होती हैं, पूरा वृत्त कवर करती हैं। ये पृथ्वी का पूर्ण वृत्त होती हैं या फिर पूर्ण वृत्त कवर करती हैं, तो ये भी सही पॉइंट है। तो पहला और चौथा, ए और 4, ये सही है, ठीक है। तो याद रखना 1 और 4 हो जाएगा, मतलब ये क्षैतिज होती हैं, समानांतर होती हैं, ठीक है, पूर्ण वृत्त होती हैं, पूर्ण सर्कल ये कवर करती हैं। तो ये इनके कुछ गुण जो हैं फाई के द्वारा इनको दर्शाते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट याद रखना काफी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके रखे थे। बाकी अक्षांश रेखाओं का हर एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। डाउट है भी तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं रिप्लाई तो नहीं करूंगा आपको, लेकिन मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो जब आए तो उस पर आपका डाउट क्लियर कर दूं, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन पर मुझसे जुड़ करके ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे, तो वहां पर आप अवेल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।